अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। बेटे ये ना आखिरी महीना, आखिरी ग्रेड, ये अगर आप ढंग से मेहनत से गुजार लेना क्लास वर्क होमवर्क, तो बड़े अच्छे नोट पे एंड करेंगे कोर्स। लेकिन अगर ये होमवर्क क्लास वर्क अच्छा नहीं किया तो फरवरी आपका बहुत मुश्किल से गुजरेगा। ये होमवर्क किया करें जो दिया है। ऑटम 21 अगर करने की कोशिश भी की है तो भी बहुत है। डिस्कस करूंगा तो फायदा। किया है एफर्ट के नहीं किए है? चले मैं सामने स्क्रीन पे खोलता हूं। ये खुद क्यों नहीं होता सर? ये बटन वो वीजिए और अच्छा ये बटन ओके। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है। रिक्वायरमेंट में मंगा हुआ है ब्रेक इवन रेवेन्यू यानी अमाउंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में, और दो डिफरेंट सवाल हैं। ये 16 नंबर इसलिए है क्योंकि दो सवाल हैं, और इसमें फायदा यह है कि आपको टाइम ऐसे बचेगा कि एक पे जब सॉल्व कर लेंगे तो सिर्फ वैल्यूज बदलनी है और दूसरा भी सॉल्व होना है, तो इसलिए ये टाइम कम लगने वाला सवाल है। दो सवाल है, यानी अगर बजटेड यूनिट्स 14,000 रखें तो सवाल सॉल्व करें, और अगर बजटेड यूनिट 16,000 रखें तो सवाल सॉल्व करें। ये मतलब है एट द डिमांड लेवल ऑफ 14,000 और 16,000। नहीं बनी बात। द रेलिवेंट डिटेल्स एट डिफरेंट डिमांड लेवल्स आर एज फॉलोज। ये बिजनेस ने 4 डिफरेंट यूनिट्स के लेवल पे सेल्स मटेरियल, यानी एक तरह से कह लें कि इन 4 डिफरेंट यूनिट्स के लेवल पे बजट बनाया हुआ है। कैसे पता ये बजट है कि गुजरे हुए साल का है? मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग मैन्युफैक्चरिंग आइदर 14,000 और 16,000, तो ये सब बजटेड है। 4 कॉलम्स हैं, इन 4 कॉलम्स में 16,000, 14,000, 11,800 और 9,300 ये यूनिट्स हैं, और इन कॉलम्स बनाने का मकसद है कि अगर इतने यूनिट्स बेचने हुए तो सेल प्राइस ये होगी, मटेरियल कॉस्ट इतनी, कन्वर्जन इतनी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतने। तो ये 4 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर बजट बनाया हुआ है। बजट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हम ये काम करने का सोच रहे हैं, तो ये 4 बजट्स हैं। नॉर्मली सवालों में एक बजट होता है, तो उस एक बजट के हिसाब से ब्रेक इवन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला। इसमें 4 बजट्स हैं, और डबल सवाल इसलिए है कि आपसे एक दफा कहा है 16,000 पे सॉल्व कर दें, एक बार कहा है 14,000 पे सॉल्व कर दें। तो ये टेबल 4 बजट्स हैं। ये बात समझ आई कि नहीं? रिक्वायरमेंट, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 2 सवाल हैं। ये बात भी समझ आई, क्योंकि बजटेड प्रोडक्शन डिफरेंट हो गई ना, बजटेड सेल्स। तो जब बजटेड सेल्स फर्क है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी फर्क ही आएगा। तो ये 2 सवाल हैं। इसको प्रेजेंट भी हम ऐसे कर रहे होंगे कि एक बार लिखेंगे फॉर 16,000 यूनिट्स, वो सारा सवाल सॉल्व होगा, फिर फॉर 14,000 यूनिट्स, फिर सारा सवाल सॉल्व होगा। तो इसलिए इसको डबल सवाल कह रहा हूं। रिक्वायरमेंट और पहला टेबल बजटेड है, ये बात ओके जिन्होंने भी किया है। इन द अबव टेबल फिक्स्ड कन्वर्जन कॉस्ट, नंबर ऑफ चेयर्स 13,000 से ऊपर निकलेंगी तो बढ़ जाएगी 10%, यानी ये फिरकों वाला सवाल आ गया। फर्दर मटेरियल कॉस्ट और वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट कम हो जाएगी अगर प्रोडक्शन 15,000 से ऊपर निकल गई तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल के फिरकों वाला सवाल बन गया। इस पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई एतराज? जी, जिन्होंने भी किया है। इसमें एक मसला होता है स्टूडेंट्स को, वो ये
कि जब प्रोडक्शन 13 से ऊपर निकलनी है, यानी ये दोनों, तो फिक्स कॉस्ट ने 10% बढ़ जाना है। तो आपको टेबल के अंदर जो कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है इस लेवल पे और इस लेवल पे, ये फिगर लिखते हुए 10% बढ़ा के लिखी है या ये लिखा है कि प्यारे बच्चों खुद बढ़ा लो? है? बढ़ा के लिखी हुई होगी। कैसे पता बढ़ा के लिखी हुई होगी? भाई जब वो टेबल बना ही 4 टुकड़ों में रहा है, इन दी अबव टेबल, इन दी अबव टेबल फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी जब चेयर 13,000 से ऊपर निकलेंगी। तो आपको इस कॉलम में जो कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट रख के दी हुई है, वो इससे 10% बढ़ा के लिखी हुई है या खुद बढ़ानी है? बढ़ा के लिखी हुई है। मटेरियल कॉस्ट 5% सस्ती हो जाएगी अगर प्रोडक्शन 15 से ऊपर गई, यहां से यहां। तो ये जो मटेरियल कॉस्ट लिखी हुई है यहां पर 5% कम करके लिखी हुई है या आपने खुद कम करनी है? कम करके लिखी हुई। इस पे एतराज? इस पे कोई एतराज? क्रॉस चेक आपको करके दिखाता हूं सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए। मटेरियल कॉस्ट तो सारी वेरिएबल ही होती है ना, या उसमें भी कुछ फिक्स हो सकता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस करें, 20,520 डिवाइडेड बाय 16,000, 1 2 8 3 3 तो नहीं है मेरे ख्याल में, हाँ 2.5। दिस डिवाइडेड बाय दिस करें, 1350। इसको इससे डिवाइड करें, 0.9। क्या समझ आया? 16,000 वाले कॉलम में 5% कम करके ही लिखा हुआ है, तभी तो यहां पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट 1282 निकल रही है और यहां पर यूनिट कॉस्ट 1350 निकल रही है। तो टेबल बनाने वाले ने ये वाली चेंजेस करके लिखा हुआ है, हमने नहीं करनी चेंजेस। ओके जी, पहला टेबल और इस पैराग्राफ, यहां तक की अंग्रेजी या समझने में कोई परेशानी? नीचे हमने सेल्स के लिए ऑफर्स ये निकाली हैं, इज ऑल्सो कंसिडरिंग कि जो लोग हमसे 25 कम से कम चेयर्स का एक दफा में ऑर्डर देंगे, बल्क ऑर्डर, यानी एक दफा में जो हमसे 25 चेयर्स खरीदेगा हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे, और जो हमसे एक वक्त में 50 चेयर्स खरीदेगा उसको 10% डिस्काउंट देंगे, और जो 25 से कम खरीदेगा उसको कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो टोटल सेल्स है 25 चेयर्स या 25 रुपए की चेयर्स, 25 चेयर्स, इसका मतलब ये यूनिट्स की बात हो रही है। टोटल सेल्स में से कुछ सेल होंगी जो नॉर्मल होंगी, यानी जिसपे कोई डिस्काउंट नहीं होगा, कुछ होंगी जिसपे 5% डिस्काउंट होगा, और कुछ होंगी जिसपे 10% डिस्काउंट होगा। पूरी पॉपुलेशन में से कुछ पे कोई और रेट, कुछ पे कोई और रेट लगना हो तो एवरेज पूरी पॉपुलेशन पे लगा सकते हैं ना। ये भी कल परसों की है बात। हमारा अंदाजा ये है कि जो सेल्स का मिक्स होगा, यानी इन यूनिट्स में से ये वो होगा 60-30-10, यानी 60 वो होंगे, 60 शेयर्स नहीं, 60-30-10 की रेशियो है, और ये 6-30-10-100 बनता है, यानी 60% चेयर्स नॉर्मल वाली होंगी, 30% 5% डिस्काउंट वाली होंगी, और 10% 10% वाली होंगी। ये यहां से लेके यहां तक की अंग्रेजी का मतलब समझाया मैंने। इस अंग्रेजी में कोई एतराज? अब चूंकि कस्टमर्स घेरने हैं और उनको कन्विंस करना है कि वो ज्यादा नंबर ऑर्डर दें, तो उसके लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी चेंज कर दिया। और पहले कमीशन क्या प्लान था? अब हमने सोचा है कि अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर 25 चेयर्स का ऑर्डर लेके आता है तो हम उसकी कमीशन को बढ़ा देंगे बाय 1%, यानी 4% कर देंगे, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर 50 चेयर्स वाला ले आता है तो उसको 5% कर देंगे। ये इस पूरे पैराग्राफ की अंग्रेजी समझाइए मैंने। इस अंग्रेजी में बताएं बेटा, कुछ पूछना है तो।
पहले 14,000 वाला सवाल सॉल्व करते हैं। क्या चाहिए? ब्रेक इवन रेवेन्यू। ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स चाहिए, यानी हमें ब्रेक इवन यूनिट्स में भी चाहिए, तभी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकलेगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि ब्रेक इवन रेवेन्यू डायरेक्टली फार्मूले से निकालें, ये भी कर सकते हैं कि यूनिट्स निकालें, जिसमें भी आसानी हो। तो हमारे पास यूनिट्स हैं, तो अगर हम सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से चले तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, तो उससे ब्रेक इवन यूनिट्स निकलेगा। फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रेक इवन रेवेन्यू बन जाएगा। और चूंकि ब्रेक इवन यूनिट्स तो हम निकाल ही चुके होंगे, तो बजटेड यूनिट्स किधर है? ये ऊपर नहीं, ये उसने कहा है एक दफा 14,000 को बजट रख के सवाल सॉल्व करें, एक दफा 16,000 को बजट रख के सवाल सॉल्व करें। तो सवाल की प्लानिंग ये है कि हमने इन दो सवालों को सामने रखते हुए ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकालना है, और ब्रेक इवन यूनिट्स में जब निकाल लेंगे तो रेवेन्यू पे बना लेंगे। ये है सवाल की प्लानिंग। हाँ जी, ओके। अब हमने 14,000 का सवाल अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए सेल प्राइस, ये सेल प्राइस है नहीं, ये कमीशन काट के है, हमें तो उसको ग्रॉस करना है। तो ये कितनी कमीशन काट के है? तो इसको ग्रॉस करने के लिए इसको 97% से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आंसर आया? जब हम 14,000 का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर क्या आ गया जी? 3036। ये आ गई ग्रॉस सेल प्राइस। लेकिन 14,000 यूनिट्स सारे के सारे इतने के नहीं बिक सकेंगे, इनमें से ये 3 टुकड़े बिकेंगे। तो या तो तीनों टुकड़ों पे अलग अलग आंसर निकाल लें, या फिर आप इस सेल प्राइस को एवरेज कर लें। इसके लिए सेल प्राइस यही होगी, इसके लिए सेल प्राइस ये होगी, इसके लिए सेल प्राइस ये होगी। तो अगर हम एवरेज सेल प्राइस निकाल लें तो उसी को हम सेल प्राइस ले लेंगे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए। चौदह हजार का सवाल सॉल्व करते हुए इससे पहले ग्रॉस सेल प्राइस निकाली, 5%, 10%, और इन्हीं 3 कैटेगरीज में ही तो कमीशन भी डिफरेंट है। तो इस कैटेगरी के लिए 3%, इसके लिए 4%, इसके लिए 5%। तो हमने 60, 40, 10 सेल प्राइस का एवरेज कर लिया, कमीशन का भी एवरेज कर लिया। सेल प्राइस और जी हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी बेटा। वर्किंग टू चौदह हजार वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए ये वो एवरेज सेल प्राइस आ गई, कमीशन आ गई। मटेरियल कैसे निकलेगा? डिवाइड कर ले, अभी निकाला था। क्या रह गया बाकी? वेरिएबल कन्वर्जन। इसके लिए हमें वो फिरकों में बांटने वाला हाई रो मेथड लगाना पड़ेगा, और वो मैंने यहां करके तो नहीं दिखाया, आपको बोर्ड पे करके दिखाता हूं। क्या क्या है जी फिर के? 9300 शायद, 11800, 14000, 16000। वेरिएबल कन्वर्जन में, वेरिएबल कन्वर्जन में कहां चेंज आना है? यानी वेरिएबल कन्वर्जन के हिसाब से वेरिएबल कन्वर्जन के हिसाब से ये नीले नीले फिक्स में कहां चेंज आना है? 13,000 फिक्स्ड के हिसाब से। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? हमें कितने फिरके नजर आ रहे हैं? 3। हाई लो हम लगा ही सिर्फ इसमें सकते हैं, इसमें तो लगा ही नहीं सकते। तो इस फिरके में हाई लो मेथड लगेगा, उसी से ए और बी निकलेगा। और फिर हमने सवाल चूंकि इनका सॉल्व करना है तो वो ए और बी को फिर चेंज कर लेंगे। पहले हमें इस फिरके से हाई लो लगा के ए और बी निकालना पड़ेगा। इन दोनों फिरकों से हाई लो मेथड लगाया, ये ए निकल आया, नहीं ये ए निकल आया या बी निकल आया,
लेकिन ये इन दोनों का ए और बी है। इसके लिए बी तो यही रहेगा, लेकिन ए बढ़ जाएगा, तो बी यही वाला इस्तेमाल होगा 430। और ब्रेक इवन निकालने के लिए जो फिक्स कॉस्ट है ये 10% बढ़ जाएगी। और बाकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा, तो वो हमें देख के नजर आ रहा है। ये सारे फिक्स्ड ही हैं। तो ब्रेक इवन निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट एफओएच वो फिरकों वाली हाइलो से निकली, और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये फिक्स बन गए, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये मैंने आपको ये वर्किंग दिखाई है। ये तो ब्रेक इवन यूनिट्स में निकला है, और ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में निकला है। ये 14,000 क्या है? बजटेड सेल्स। तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स में और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में, और ब्रेक इवन चूंकि रेवेन्यू कहा है तो उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मैंने एहतियातन नेट भी निकाल दी, लेकिन ये बस ये काफी आंसर। ये 14,000 का सवाल है, और 16,000 पे सिर्फ फिगर्स ही बदल दिए, बाकी यही तरीका होगा। आप बताएं इसमें जो पूछना है कि हाई लो कैसे किया या क्यों किया, अप्लाई कैसे किया। ये फिरकों वाला नहीं याद, अप्लाई नहीं हो रहा। ये 3 फिरके बन गए, इस पे हाई लो मेथड लगेगा, और वेरिएबल कॉस्ट ने यहां से यहां तक सेम रहना था, और यहां से यहां 3% कम हो जाना था। तो इसका जो बी निकलेगा, इसके लिए बी उसको 0.97 करना पड़ेगा, और फिक्स्ड कॉस्ट के फिरके के लिए यहां ए रहना था, और यहां के लिए वो 1.1 ए हो जाना था। फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी जब 13,000 से ऊपर जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी जब 15 से ऊपर जाएंगे। तो हम इस वक्त ये वाले फिरके से हाई लो निकाल रहे हैं। तो जो ए और बी निकला, जब 14,000 का सवाल सॉल्व करेंगे तो बी वही चल जाएगा, ए को 10% महंगा करना पड़ेगा। और जब 16,000 पे सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो ए को भी महंगा करना पड़ेगा, और बी को भी 0.97 करना पड़ेगा। तो क्या चीज हाइलो में दो फिक्स के बनाए हैं, 2 वेरिएबल के बनाए हैं। इसके बाद अब एंड रिजल्ट क्या निकला, कितने फिरकों में बटा हुआ नजर आ रहा है? 3 में ना। तो एक ये फिरका है, एक ये है, एक ये है। तो हाइलो के लिए तो कम से कम 2 लोग चाहिए, तो इसलिए हाइलो लग ही इसमें सकता है सिर्फ। हाँ जी, ऑटम 21 में। और आपका कोई सवाल? अच्छा, अब इसका जो आंसर निकला ना, 14,000 के सवाल का ये आंसर है। जब 14,000 पे सवाल सॉल्व किया तो ब्रेक इवन 7642, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6358, और जब 16,000 पे सवाल सॉल्व किया तो 7725 और 8275। उसने पार्ट बी में पूछा है, ब्रीफली डिस्कस एनी कंक्लूजन जो आप पार्ट ए से ड्रॉ कर पाए। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए? इससे क्या कुछ तो बोलना है ना, कोई तो कमेंट्री करनी है। अगर हम 16,000 बनाएंगे तो ब्रेक इवन सेल बढ़ जाएगी, यानी हमें ब्रेक इवन पे आने के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे क्योंकि फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहरहाल बेहतर हो जाएगा। बस अगर हम 14 की बजाय 16,000 यूनिट्स बनाएंगे, चूंकि फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी इसलिए
ब्रेक इवन सेल ज्यादा हो जाएगी, हमें ज्यादा सेल करनी पड़ेगी, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा सेफ होगा। अब ये पेपर में बैठ के आपको कैसे समझ आना था? नहीं आना था। ऑटम 21 डन। चले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत है, इसकी प्रैक्टिस अभी चलती रहेगी आगे। अब आते हैं चैप्टर के तीसरे हिस्से पे, और ये जो तीसरा हिस्सा आप कराने लगाओ ना, ये तकरीबन कमोबेश बराबर बराबर टेस्टिंग है। यानी ये जो मैंने पहला दूसरा हिस्सा कराया ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर इसके लेट से रफ बता रहा हूं, अगर इसके पास में को 5-7 सवाल है तो जो अब कराने लगा उसके भी को 5-7 सवाल है। तीसरे हिस्से पे आते हैं। तीसरे हिस्से में आपकी जहानत का ज्यादा टेस्ट हो रहा होगा। तीसरे को मैंने नाम ये रखा था टारगेट सेटिंग टू अचीव डिजायर्ड क्या लिखा था? डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैनेजमेंट की कोई ना कोई ख्वाहिश होगी, मिसाल के तौर पे प्रॉफिट्स, कि हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये ख्वाहिश है हमारी। तो अगर हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो अब हम टीम को टारगेट ये देंगे कि इतने यूनिट्स बेच के आओ जाके, या हम टीम को टारगेट ये देंगे कि इतने रुपए का बेच के आना। तो इसमें हमें टारगेट देना होगा अपनी टीम को। यूनिट्स का टारगेट भी दिया जा सकता है, सेल प्राइस का भी हो सकता है, सेल्स रेवेन्यू का भी हो सकता है। यानी हमारी कोई एंड रिजल्ट ख्वाहिश होगी मैनेजमेंट की, वहां तक पहुंचने के लिए अपनी टीम को क्या टारगेट दे कि हम यहां तक पहुंच पाए, ये हेडिंग का मतलब है। तो अब ये इस चैप्टर का सवाल क्यों है? क्योंकि जो इस चैप्टर में वो ब्रेक इवन वगैरह के लिए फार्मूले सिखाए थे ना, उनका यूज है। टारगेट सेटिंग आपको पता चल जाएगी कि टारगेट सेटिंग का सवाल है, कोई ना कोई डिजायर्ड रिजल्ट बता के फिर पूछा होगा कि अगर हम ये कमाना चाहते हैं तो क्या करें। क्या करें में यूनिट्स भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकती हैं। तो इसके सवाल के लिए ना, इसका सवाल सॉल्व करने के लिए ये आपको मैंने पहली क्लास में कुछ फार्मूले बना के दिए थे किताब में से ही ना, पेज पढ़ते हैं, बोर्ड पे दोबारा लिख देता हूं। उनमें से 2 को मैंने शेड भी किया हुआ था, तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। इस टॉपिक के सवाल करने के लिए आपके पास ना ये 2 काम की चीजें हैं, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट सेल। अच्छा, एक बात आप इतने तो समझदार होंगे ही कि ये सेल प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तभी यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसका आंसर क्या चीज बनेगी? टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट भी कौन सा? पीबीटी। या तो ये हथियार काम आएगा इस तरह के सवाल करने में, या फिर इसकी जगह एक हथियार काम ये आएगा कि सेल्स रेवेन्यू यानी टोटल अमाउंट इनटू सीएस रेशियो। इसका आंसर क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू पीबीटी। और अगर आप थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो ब्रेक इवन का फार्मूला भी यहीं से ही डिराइव किया था। यहां क्या रख के? 0 रख के। यहां 0 रखा था, इसको इधर ले गए थे, इसको इधर ले गए थे, तो ब्रेक इवन भी इन्हीं दोनों से ही निकाला था मैंने। तो आपको अगर टारगेट सेटिंग का सवाल टेस्ट हो रहा है तो उसके लिए आपके पास ये 2 हथियार हैं काम के। इनमें से अब आपने सवाल पढ़ के देखना होगा कि कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। इन दोनों हथियारों में से कोई एक इस्तेमाल होगा इसके सवाल निपटाने के लिए। कौन सा यूज करना है, ये सवाल के डाटा से आइडिया होगा। अच्छा, अभी जितनी डिस्कशन की है इसमें इसको हम कैसे यूज करके
टारगेट चीज निकालें। चले हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बताएं कितने यूनिट्स बेचें। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जो हमारा डिजायर्ड प्रॉफिट है उसको यहां रखेंगे, सवाल में से फिक्स कॉस्ट ढूंढेंगे, सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ के लाएंगे, ये फाइंड कर लेंगे। इसी तरह आपको अगर ये कहा कि हम इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बताएं सेल प्राइस कितनी रखें, तो अब ये पूछा हुआ सवाल वाले ने, प्रॉफिट जो डिजायर्ड बताया वो यहां रखें, सवाल में मेहनत करके फिक्स कॉस्ट ढूंढें, यूनिट्स ढूंढें और वेरिएबल कॉस्ट ढूंढें, सेल प्राइस निकलेगी। तो इनमें से किस सवाल में ये इस्तेमाल होना है, किस में ये इस्तेमाल होना है, ये सवाल की वर्डिंग से अंदाजा होगा। ये तीसरे हिस्से को करने का। चलिए एक छोटा सा सवाल ज़बानी लिख लें फिर पास पेपर पे चलते हैं। इसको नोट जो करना है करें, फिर सवाल लिखें। नोटेड? सवाल लिखा है, सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 200, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 120, टोटल फिक्स कॉस्ट 240,000, टैक्स रेट 20%, 20% रिक्वायर्ड है आपसे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड if management wishes to earn net profit of 120,000, 1,20,000 करें। हाँ जी, 4,200, 4,500, 4,875 और कोई है? नेट प्रॉफिट कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। नेट प्रॉफिट बिल्कुल सब नेट करने के बाद, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नेट प्रॉफिट कहते हैं। अगर हमें 1,20,000 आफ्टर टैक्स चाहिए तो टैक्स से पहले कितना होना चाहिए? 150,000। देखें पीबीटी पे 20% टैक्स लगेगा। क्यों भाई, कितना लगेगा? क्या? और रेंट कितना बनेगा? अभी रेंट की क्या बात बता रहा था? हाँ तो कोई बात नहीं बताई रेंट की मैंने। पीबीटी पे टैक्स कितना लगेगा? 20%। तो फिर नेट प्रॉफिट कितना बच जाएगा? 80%। तो 1,20,000 80% है, ये है टारगेट प्रॉफिट। तो यहां रखेंगे 150 इज इक्वल टू 240 है ना, माइनस यूनिट्स पूछे हैं 200 माइनस 120,
तो यूनिट्स आ जाएंगे 4875। एक और लिख लें सवाल। टोटल फिक्स कॉस्ट $360,000, 3,60,000। टैक्स रेट 25%, टैक्स रेट 25%। CS रेशो 40%, CS रेशो 40%। रिक्वायर्ड है budgeted sales if management wants to earn a net profit of 150,000, 1.5 लाख रुपए। सेल्स पूछिए कितनी? 1.4 मिलियन। जी हमें नेट प्रॉफिट 150,000 चाहिए और टैक्स रेट है 25%, तो पीबीटी 2 लाख। बजट सेल्स पता नहीं इनटू 0.4, लेकिन मैं तो बजटेड सेल्स कहिए, तो बजट भी हम टारगेट ही सेट कर रहे होते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आपको वर्ड टारगेट मिलेगा। बजट सेल के हम कितने यूनिट्स बेचेंगे, कितने रुपए की सेल्स करेंगे। तो अब इसमें बेशक मैंने बजटेड सेल्स मांगा है, लेकिन कहीं मैंने कोई ब्रेक इवन का लिंक बनाया, कहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की, तो यही वाली सेल्स ही पूछी है कि हम कितनी सेल्स करेंगे कि उसका एंड रिजल्ट इतना प्रॉफिट निकलेगा। तो इसमें ना आपको सवाल की पहचान यहीं से पता चलेगी कि हमें कहीं ना कहीं कोई डिजायर्ड रिजल्ट बताया होगा प्रॉफिट की शक्ल में। चलिए पास से फोकस कर लेते हैं सवाल। पहले एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। आप देखिएगा ऑटम 15, ऑटम 15 पे आइए, छोटा सा सवाल है। होप लिमिटेड,
पढ़ लें, करता हूं। सवाल पढ़ना था यार। अच्छा ये ना वैसे तो मेरे ख्याल में ज्यादा लोगों को मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को हो सकता है मसला। सीवीपी में अक्सर, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में भी हो सकता है, लेकिन सीवीपी में अक्सर या तो आपको ना साल का नंबर बता दिया होगा, यानी हो सकता है आपको कहा हो कि अभी अभी 2024 खत्म हुआ है और हम लोग 2025 के लिए बजट बना रहे हैं, तो फिर तो क्लियरली पता चल रहा है 24 और 25। लेकिन कुछ सवालों के अंदर एक साल का जिक्र ये कह के हुआ होगा और एक साल का जिक्र। अब जब ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, तो कभी कभी दिल में एक वसवसा सा आ जाता है कि अगर हम 2024 में बैठ के सोचें तो स्टूडेंट सोचेगा कि ये वो सवाल वाला 2023 की बात कर रहा है और ये 2025 की बात कर रहा है, यानी लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, है ना। तो ये हम पूरे साल में नहीं ऐसे फैल के खड़े हुए कि 24 में हम ऐसे खड़े और लास्ट ईयर का मतलब 2023 है और नेक्स्ट ईयर का मतलब 2025 है। हम तो पूरे साल में फैल के खड़े हो गए। हम एक पॉइंट पे खड़े हैं, वो पॉइंट हो सकता है 31 दिसंबर 24 हो। हम यहां खड़े हुए हैं, तो लास्ट ईयर कौन सा है? 2024 है। हम यहां खड़े हैं इधर, या हो सकता है हम यहां खड़े हो। तो लास्ट ईयर का मतलब है गुजरे हुए 12 महीने, तो वो कौन से हैं? 2024 है। नेक्स्ट ईयर मतलब आने वाले 12 महीने, 2025। तो ये जो लास्ट ईयर होता है और जो नेक्स्ट ईयर होता है, इन दोनों के दरमियान में वो एक साल गैप नहीं है। लास्ट ईयर जो ईयर जस्ट खत्म हुआ है और नेक्स्ट ईयर जो अभी शुरू हो रहा है। तो आपको लास्ट ईयर का डाटा दिया हुआ और इसमें सेल प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताई है और फिक्स कॉस्ट बताई है। ये है गुजरे हुए डाटा का, ईयर का डाटा। द मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज wages of direct labor by 15% with effect from the next financial year, है ना। 2023 का डाटा दिया हुआ है और 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं हम। तो नहीं, ऐसा नहीं है, हम पूरे साल में नहीं फैल के खड़े हुए, हम एक पॉइंट पे खड़े हैं। लास्ट ईयर या लेटेस्ट ईयर का मतलब है वो 12 महीने जो जस्ट एंड हुए, और नेक्स्ट ईयर का मतलब है वो 12 महीने जो अब शुरू होने लगे। मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो गुजरे हुए साल का डाटा दिया हुआ है और अगले साल की प्लानिंग हो रही है। तो पार्ट ए पूछा है कि हम अगले साल कितने यूनिट्स बेचें कि कितना प्रॉफिट कमा सकें जी। अच्छा, अगर मैं लास्ट या लेटेस्ट ईयर को 2024 और नेक्स्ट ईयर को 2025 कह दूं, तो पार्ट ए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, किस साल में? 25 में, टू मेंटेन द करंट प्रॉफिट। जितना 24 में कमाया था उतना ही अगर 25 में कमाना चाहते हैं तो कितने यूनिट्स बेचेंगे? कैसे पता? इस टॉपिक का सवाल है। इसमें हमें एक डिजायर्ड प्रॉफिट से सेल प्राइस या यूनिट्स, ये चीजें निकालनी है। तो हमें अब यहां पर यूनिट्स का सवाल है, तो ये दोनों जो हथियार रखे थे उसमें पहला वाला, तो हमें चाहिए सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा टारगेट या डिजायर्ड पीबीटी। सवाल में टैक्स है कहीं? तो बस ये वो प्रॉफिट ही है। अब इसमें से हमें इस वक्त क्या क्या पता है? पार्ट ए, रिक्वायरमेंट ए, इफ द सेल प्राइस रिमेन्स 1600,
तो ये हो गया 1600 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, चाहे यही ब्रैकेट के अंदर कर लें चाहे इसको वर्किंग वन कह दें, इनटू यूनिट्स, यही तो निकालने हैं, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में कुछ, पार्ट बी नहीं पार्ट ए, टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में कोई चेंज कही हो? 850। डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है? जितना पिछले साल था, वर्किंग टू। वेरिएबल कॉस्ट, लेबर पिछले साल कितनी थी? 240, और हमारा प्लान है 276, और लेबर के अलावा बाकी वेरिएबल, इसमें कोई चेंज तो वो अब भी 960 ही होगी। 1236 1236। पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था? पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया था? पिछले साल कितने यूनिट्स बेचे थे? 6000। तो पिछले साल हमने प्रॉफिट कमाया था, 6000 यूनिट्स बेचे थे, 1600 रुपए का एक, माइनस 240 माइनस 960 माइनस 850, इतना प्रॉफिट कमाया था। सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट सोल्ड और ये फिक्स कॉस्ट, कितना कमाया था? 1550000। ये हमारा टारगेट प्रॉफिट इस दफा भी है। तो यहां से यूनिट्स निकल आएंगे, जी 659 जी 3, ये हो गया पार्ट ए। पार्ट ए। पार्ट बी, मैनेजमेंट ये चाह रही है कि अगर हम अगले साल यानी जो साल शुरू हो रहा है इसमें एक मशीनरी और खरीद लें तो उससे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करके ज्यादा यूनिट्स बेच लेंगे। डिटरमिन दी सेलिंग प्राइस, यानी अब की बार क्या पूछ रहा है? सेल प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न 2 मिलियन प्रॉफिट, अज्यूमिंग कि कितने यूनिट्स बेच लेंगे। सुन भी रहे हैं कि अपने आप से बातें कर रहा हूं? अज्यूमिंग क्या? अज्यूमिंग दैट ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एट इंक्रीज्ड कैपेसिटी, यानी फुल कैपेसिटी पे हम प्रोडक्शन करके सारे के सारे बेच लेंगे। तो अब की बार हमने यहां रखना है 2 मिलियन। फिक्स कॉस्ट अगर कोई नई है तो यूनिट्स, नई कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट ये ढूंढनी है। अब की बार ये मिसिंग है, तो करना दोबारा यही है, लेकिन अब अंदर फिगर्स चेंज होने लगी हैं। इसमें से देखें अब क्या क्या पता है जी। सेल प्राइस ढूंढनी है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं? एंड दैट द वेज इंक्रीज गोज इनटू इफेक्ट, यानी जो हमने वेजेस बढ़ाने का सोचा है वो वही ऐसे ही चले। तो इस पार्ट बी के लिए भी वेरिएबल कॉस्ट ये यूज होगी। 1236 इनटू यूनिट्स, ये हमें अब कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट अब भी 850 रहेगी या चेंज हो जाएगी? क्यों चेंज हो जाएगी?
डेप्रिसिएशन और आ जाएगी कितनी, 76, यानी अब फिक्स कॉस्ट बन जाएगी 850 76, अब ये बन जाएगी, और ये 2 मिलियन। पिछले साल कितने यूनिट्स बेचे थे, तो इस साल हम 6000 को 25% बढ़ा दें, फिर कैपेसिटी 25% बढ़ेगी। जब पिछले साल हमने यूनिट्स बेचे थे तो क्या फुल कैपेसिटी यूज की थी, तो ये जो 6000 थे ना, ये फुल कैपेसिटी थी ही नहीं, इसको हमें पहले फुल कैपेसिटी पे लाना पड़ेगा। नहीं ये 80 नहीं, अच्छा ये फुल कैपेसिटी होगी, और नई मशीन के आने से हमारी फुल कैपेसिटी 93, कितने यूनिट्स बेचेंगे, 6000 जितने पिछले साल बेचे थे उससे 25% ज्यादा नहीं बेचेंगे, नए प्लांट से कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जितनी कैपेसिटी होगी वो सारे के सारे बना के बेच लेंगे। तो 6000 से पहले पुरानी कैपेसिटी निकाली और फिर उससे बढ़ी हुई कैपेसिटी निकाली, इतने बनाएंगे और बेच लेंगे। 9375, तो यहां से हमें सेल प्राइस मिल जाएगी 1548। ये हो गया पार्ट बी। अब खोलिए स्प्रिंग 18, इसमें बता दे कुछ पूछना है तो, यहां तक कोई मुश्किल परेशानी है। स्प्रिंग 18 खोल लें, स्प्रिंग 18। वॉशिंगटन लिमिटेड, वॉशिंगटन लिमिटेड, सवाल पढ़ लें, मैं करता हूं। वॉशिंगटन लिमिटेड,
अगर पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होना चाहिए था। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? ये जो सवाल की रिक्वायरमेंट है ना, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स तकरीबन इन्हीं सवालों में ही होती हैं कि 10 महीने जो रह गए हैं उनमें हम कितने यूनिट्स बेचें कि हम अपना डिजायर्ड हासिल कर सकें। हाँ, अब डिजायर्ड है क्या, ये एक अच्छी पहेली बनाई थी। डिविडेंड कहां से आ गया इसका, वो एक बड़ी अच्छी कैलकुलेशन पॉइंट नंबर 3 में बताई दी है। पूछा क्या है, यूनिट्स। और ये जो डिजायर्ड डिविडेंड है ना, पहले मैं ये समझाता हूं, इससे फिर आगे पीछे पूरा सवाल जोड़ता हूं। पीबीटी, आप में से जो लोग FAR 2 पढ़ चुके नहीं, FAR 1 पढ़ चुके हुए हैं तो डिविडेंड की परसेंटेज, और अगर पढ़ भी रहे हैं मुझसे तो अभी मैंने पढ़ा दिया सोची, डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगती है? शेयर कैपिटल पे। अगर कंपनी ने 5% डिविडेंड देना है तो किसका 5%? कैपिटल का। और ये डिविडेंड की अमाउंट एक्सपेंस है नहीं, रिटेन अर्निंग्स में से माइनस होती है। रिटेन अर्निंग्स में हर साल का पैट जाके ऐड होता है, तो इस पे टैक्स लगता है कितना? 30%। हर साल की रिटेन अर्निंग्स में ये पैट होता है जाके ऐड, और फिर डिविडेंड इसमें से माइनस होता है। हमें इस टारगेट सेटिंग के सवालों में इक्वेशन में क्या रखना होता है? इस साइड पे ये हमें ये यूज करना होता है, जबकि उसने इतनी दूर की रिश्तेदारी निकाल के दी है डिजायर्ड डिविडेंड की। कैसे? हमने किसी से लोन लिया होगा, और जिससे लोन लिया होगा तो उसको फिक्र ये होगी कि मेरे पैसे वापस करे ना करे, ये ना हो कि खुद ही डिविडेंड निकाल निकाल के खाते रहे। तो वो जो लोन देने वाला है उसने हो सकता है शर्त रखी हो कि आप इतनी अमाउंट से ज्यादा डिविडेंड नहीं ले सकते, हो सकता है रखी हो। अगर लोन देने वाले ने शर्त रखी कि आप मैक्सिमम उतना डिविडेंड बांट सकते हैं जितना हर साल प्रॉफिट कमाया है। दोबारा, अगर मैनेजमेंट ने कहीं से लोन लिया है और लेंडर ने शर्त रखी हुई है कि आप इतना ज्यादा डिविडेंड ना बांट देना कि सारे पैसे खुद ही खा जाए हमारे लिए, हमें हंस के दिखा दें आगे से, तो लोन देने वाले ने शर्त रखी हो सकती है कि इससे ज्यादा डिविडेंड आप नहीं निकाल सकते। अगर लेंडर ये कहे कि आप एक साल में बस उतना ही डिविडेंड ले सकते हैं जितना उस साल का पैट है, तो मैनेजमेंट के दिल में डिविडेंड लेने की ख्वाहिश क्या आ रही है? 5% ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितना है बिजनेस का? पहली लाइन में लिखा हुआ। यानी मैनेजमेंट की ख्वाहिश कितना डिविडेंड लेना है? कितना बना? 7 मिलियन। अगर लेंडर ने यह कहा होता कि आप मैक्सिमम उतना डिविडेंड बांट सकते हैं जितना उस साल का पैट कमाया है, तो मैनेजमेंट अगर अपना डिजायर्ड डिविडेंड लेना चाहती है तो उसको कम से कम कितना पैट कमाना पड़ेगा? 7 डिवाइडेड बाय 70%। नहीं समझे रास्ता? अगर मैनेजमेंट का डिजायर्ड डिविडेंड ये है और लेंडर ने शर्त रखी होती कि आप बस उतना ही डिविडेंड ले सकते हैं जितना उस साल में पैट कमाएं, तो अगर हम इतना डिविडेंड लेना चाहते हैं तो कितना पैट कमाना पड़ेगा? 7। और इस 7 को यहां रखें, 30% टैक्स रेट है, तो अपने फार्मूले तक पहुंच जाएंगे। यहां तक बात समझ आई? इस सवाल में लेंडर ने कहा है कि आप जितना डिविडेंड बांटना चाहते हैं, आप बस ये समझ लें कि जितना उस साल पैट कमाया होगा उसका 80% बस डिविडेंड ले सकते हैं आप। यानी हमें कम से कम कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा कि हम अपनी ख्वाहिश वाला डिविडेंड ले सकें? नहीं, 5.6 नहीं, हमें कितना पैट कमाना पड़ेगा कि हम 7 मिलियन उसमें से डिविडेंड ले सकें? 8.75। 8.75 ये है हमारे सवाल का टारगेट पीबीटी। ये पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें। सवाल की पहली लाइन में कैपिटल बताया हुआ है और पॉइंट 3 में कहा है कि डायरेक्टर्स चाहते हैं कि 5% डिविडेंड बांटें, यानी 7 मिलियन रुपए, और लेंडर ने कहा है कि आप जितना पैट कमाएंगे बस उसका 80% बांट सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर हम इतना डिविडेंड बांटना चाहते हैं तो हमें इतना पैट कमाना पड़ेगा। इतना पैट कमाने के लिए इतना पीबीटी कमाना पड़ेगा, वो टारगेट पीबीटी आ गया।
पहले पैराग्राफ से पहली लाइन दी है 140 मिलियन और बाकी सारा ये पॉइंट नंबर 3 है। हाँ जी, बात समझ आई कि नहीं? हाँ जी, पॉइंट 3 है जी। क्यों क्यों? इसमें हमने फाइंड क्या करना है? यूनिट्स। तो बाकी सब चीजें फिर या तो गिवन होंगी या फिर ढूंढनी पड़ेंगी। ये क्या बन गया? डिविडेंड। ये क्या बन गया? पैट। ये क्या बन गया? पीबीटी। टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है या निकालनी पड़ेंगी? निकालनी पड़ेंगी। सेल प्राइस गिवन है कितनी? 9500। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ये लाल हरा नीला समझ आया क्या किया है? अच्छा भाई, अच्छे बच्चे जो हैं वो इसको खुद ट्राई करिएगा होमवर्क, और जो गंदे बच्चे हैं वो ना करिएगा। अगली दफा सही ट्राई जरूर करिएगा, बाकी कल तो मैं डिस्कस कर ही लूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।